क्या वाकई में सोनिया गांधी नहीं नहीं, उसके नहीं डरने की बात नहीं है। कमलनाथ जैसा नेता जो है वो कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ बीजेपी में जाने का। आशीष, ये तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कांग्रेस के। मतलब बीजेपी में जमघट लग चुका है सत्ता लोलुप लोगों का। पहली बात, राजनीति करने का लक्ष्य होता है सत्ता। लेकिन जो भी हो, कोई भी हो, बड़ा नेता हो, वो पार्टी से अगर बड़ा उसका मान लीजिए कद है भी, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जो चाहे वही होगी, उसी की बात सिर्फ चलेगी पार्टी में। आज ना कल तो उसको जाना ही है। राजनीति इतनी ही जरूरी है तो पीएम मोदी फिर इन पर हमला क्यों करते हैं? राहुल गांधी की वंशावली पिक के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। राजकौल से शुरुआत होती है, जिसके बाद मौसाराम नेहरू, फिर उसके नाम आता है गंगाधर नेहरू का, फिर आते हैं मोतीलाल नेहरू, फिर आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद आते हैं फिरोज खान। कांग्रेस का कोई अध्यक्ष पद पर रहते हुए 140 साल में चुनाव हार गया है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में दस्तक दे चुकी है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में, वो तो उसका परिणाम ही बताएगा। लेकिन उससे पहले कई सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है। आज इसी पर हम बात करेंगे। तो आशीष, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर लोकसभा चुनाव में कितना देखने को मिलेगा? नहीं, न्याय जोड़ो यात्रा एक अलग चीज है, असर एक अलग चीज है, भीड़ जुटना एक अलग चीज है। क्योंकि ये पहली कोई यात्रा नहीं है जिसे लेकर राहुल गांधी पहली बार जनता के बीच जा रहे हो, अपने जनाधार को तलाश रहे हो। इससे पहले भी वो तमाम यात्राएं निकाल चुके। पिछले लोकसभा चुनाव या यूपी विधानसभा चुनाव पर नजर डालेंगे, वो एक बार खाट यात्रा भी निकाल चुके हैं, चौपाल भी जगह जगह लगाई है। लेकिन उसमें भीड़ तो जुट रही है, लेकिन वो आम जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उनके मुद्दों से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके पास एक लीडर है राहुल गांधी, जिसको वो हमेशा प्रोजेक्ट करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन पर उनकी पकड़ बेहद ही कमजोर है कि जो आम जनमानस के बीच में जाए, उनसे कनेक्ट कर पाए। उनके पास वो कार्यकर्ताओं का बड़ा अभाव है। क्यों विजय? बिल्कुल कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात आशीष मेरे हिसाब से ये है कि पार्टी चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है संगठन। वो कांग्रेस के पास यूपी में नहीं है नवेंद्र। आशीष, अगर आप लोकसभा चुनाव की टैली देखें 2019 की, तो एकमात्र सांसद सोनिया गांधी रायबरेली से। राहुल गांधी अपना चुनाव हार जाते हैं, बाकी के तमाम प्रत्याशी चुनाव हार जाते हैं। अलायंस हो रहा है, 11 सीट सपा दे रही है। आप सोचिए, उसके बाद भी वो उफ तक नहीं कर पा रहे। देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, 50 साल से ज्यादा राज किया है उसने देश की हुकूमत में, और उसके बाद ये स्थिति है कि उनको यूपी में आते हैं तो ग्रैंड वेलकम भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जा रहे हैं। उनके जाने से क्या होगा नहीं होगा, वो खुद की सीट बचा ले। उनके परिवार के लोग पिछली बार 2019 में चुनाव हार गए थे, बदायूं से, आपको भी पता होगा आशीष। कांग्रेस से तो बेहतर प्रदर्शन। 5 सीट उनके परिवार के ही लोग, सारे ने 5 सीट जो जीती थी उनके परिवार। हाँ, और खुद डिम्पल यादव भी चुनाव हार गई थी, जहां तक मेरी जानकारी सही है। फिर बाद में बाई इलेक्शन में मैनपुरी से वो जीती है। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो बिना संगठन के चुनाव लड़ने जा रही है। एमपी में तो झंडे उठाने वाले हैं कांग्रेस के पास में, छत्तीसगढ़ में भी हैं झंडे उठाने वाले, राजस्थान में भी हैं, लेकिन यूपी में तो झंडे उठाने वाले ही नहीं है। प्रियंका गांधी पिछली बार लोकसभा चुनाव में प्रभारी थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, और जिनको टिकट दिया वो जमानत जब्त हो गई। तो ऐसे अगर आप पार्टी चलाओगे, 80 सीटों वाले प्रदेश में अगर आपके पास उम्मीदवार नहीं है, कैंपेनर नहीं है, तो कैसे आप आगे बढ़ोगे देश की राजनीति में? कमलनाथ जैसा नेता जो है वो कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ बीजेपी में जाने का। आशीष, ये तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कांग्रेस के। ये कांग्रेस का मतलब संगठन के लेवल पर अगर आप बातचीत करोगे ना, पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। वहाँ दिल्ली में फैसले होते हैं, लेकिन दिल्ली के फैसले को आम जनता के बीच ब्लॉक स्तर तक लेकर कौन आता है? ये इसका पूरा अभाव है। पूरी कड़ी की कड़ी टूट चुकी है कि अगर आप बीजेपी को देखोगे अपेक्षाकृत, उसमें आपको एक कड़ी देखने को मिलेगी। एक जमीन की कार्यकर्ता होगा जो जमीन पे इसकी पकड़ होगी, वो उसके ऊपर ब्लॉक प्रमुख होगा या जिला अध्यक्ष होगा, फिर मंडल अध्यक्ष होगा, उसके ऊपर तमाम संगठन मंत्री होंगे, फिर प्रदेश अध्यक्ष होगा, फिर उसकी प्रदेश कार्यकारिणी होगी, फिर दिल्ली दरबार होगा। लेकिन यहाँ पूरा अभाव है। यहाँ एक आदेश आता है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये समझना बेहद मुश्किल हो चुका है कांग्रेस के लिए। विजेंद्र, ये यात्रा अमेठी से भी गुजरेगी, रायबरेली से भी गुजरेगी, फिर ये लखनऊ भी पहुंचेगी। और राजनीति में एक कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ होकर गुजरता है। तो क्या राहुल गांधी लखनऊ के रास्ते दिल्ली तक पहुंच पाएंगे? देखो, ये तो एक ऐसा सपना है जिसको हिंदुस्तान की राजनीति में या यूं कहें कि कहा जाता है कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। कल रेवाड़ी में एक सभा हुई, मोदी जी ने बोला कि भैया, जो लोग अपनी पार्टी का स्टार्टअप नहीं चला पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं देश संभालेंगे वो किसी दिन।
आप देखिए कि मिलिंद देवड़ा चले जाते हैं लोकसभा चुनाव के पहले, यात्रा की शुरुआत होती है, पहले दिन ही झटका लगता है महाराष्ट्र से अशोक देवड़ा चव्हाण। चले जाते हैं, अशोक चव्हाण का नाम उसमें आ जाता है। कई ऐसे नेता है जो बीजेपी में जाने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राहुल गांधी को लगता है कि जो मतलब बीजेपी में जाके उनके पाप धुल जाते हैं। पाप धुलने से मतलब नहीं है। देखो, चैरिटी के लिए कोई काम नहीं होता आशीष, सत्ता के लिए लोग राजनीति में आते हैं, क्योंकि राजनीति सत्ता का खेल है। अगर सत्ता नहीं तो आप होगी ये तो कहना उस चाहते हैं राजनीति का क्या लेना कि देना। जो भी लोग अभी निकलकर बीजेपी में जा रहे हैं वो सत्ता लोलुप है, आपका यही कहना है? बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार नहीं हुआ है। बीजेपी से निकल के मतलब लोग बीजेपी में कांग्रेस में गए। जमघट लग चुका है सत्ता लोलुप लोगों का, ऐसा कहना चाह रहे हैं? पहली बात, राजनीति करने का लक्ष्य होता है सत्ता, चैरिटी के लिए राजनीति नहीं होती है। जब आपके पास पावर ही नहीं होगी तो आप अपनी विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाएंगे। सवाल बीजेपी के पास ये है कि बीजेपी के पास अपनी विचारधारा है। कांग्रेस कभी एंटी हिंदू हो जाती है, कभी एंटी मुस्लिम हो जाती है। ऐसे गफलत में आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। आपको लोगों को समझाना होगा कि हमारी विचारधारा ये है। चुनाव के 4 महीने पहले आप बोलते हैं बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। भैया 365 दिन होती है राजनीति। आप सोचेंगे सिलेक्टिव 90 दिन पहले कि आप राजनीति करके लोगों को फायदा पहुंचाएंगे और लोगों तक नैरेटिव पहुंचाएंगे, तो ऐसा हो नहीं रहा है बिल्कुल। लेकिन विजय, ये भी बात सही है इनका जो कहना था कि बीजेपी के पास वो वॉशिंग मशीन है जिसमें सब जाकर धुल जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो वहां अजीत पवार को चक्की पीसिंग, उसके 2 दिन के बाद उनकी वापसी। हिमंता विश्व शर्मा है, बहुत सारे शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता हैं जिन पर घोटाले के कई बड़े आरोप हैं। तो क्या अगर राजनीति इतनी ही जरूरी है तो पीएम मोदी फिर इन पर हमला क्यों करते हैं, भ्रष्टाचार का नाम क्यों लेते हैं, परिवारवाद का नाम क्यों लेते हैं, अगर उन लोगों को अपनी ही पार्टी में उनको शामिल करना है? देखो, राजनीति 2 तरीके से होती है, एक होती है दिखाने के लिए, एक होती करने के लिए। अब जब आप जनता बुड़बक है। नहीं, जनता बुड़बक नहीं, जनता समझदार है। जनता को क्या उसके कोर इशू चाहिए, उसको क्या है, फ्री का राशन मिल रहा है हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। नहीं, कोई नेता अपने घर से दे रहा है जो फ्री का राशन आप बोले, कोई नेता घर से दे रहा है? घर से किससे दे रहा? टैक्स कहाँ से आ रहा? पर इम्प्लीमेंटेशन तो है, लोगों तक नहीं, पहुंच आप तो रहा बोल रहे है। कि फ्री का हमारे राशन सामानों पर जीएसटी बढ़ती जा रही है लगातार, दूध के दाम बढ़ गए, सवाल- आटे के दाम सवाल बढ़ गए। ये मतलब फ्री होता राशन है, के चक्कर में आपके दाम बढ़ गए, इसीलिए बढ़े, इसीलिए तो नहीं, बढ़ाए गए हैं। बेनिफिशियरी जो होता है, अगर उसको आखिरी कोने पर बैठ के सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो वो सरकार को वोट करेगा। उसको मतलब ही नहीं है कि अजीत पवार किस पार्टी में जा रहा है, अशोक चव्हाण कहाँ जा रहा है, किसको वोट दे रहा है, किसके साथ खड़ा हुआ है, वोट मांग रहा है। बिल्कुल मतलब नहीं है। जनता को क्या है, उसका घर बना, प्रधानमंत्री आवास योजना में वो मोदी जी को वोट करेगा। उसको राशन मिल रहा है, उसको डर है अगर कल को कांग्रेस आई है, स्कीम बंद ना हो जाए, मैं भूखा मर जाऊंगा, वो वोट करेगा। तो ये सारे नैरेटिव मोदी जी ने ऐसे बिल्ड कर दिए हैं कि वो उनके लाभार्थियों की जो फौज है ना, नहीं, लाभार्थियों की फौज उन्होंने ऐसा नहीं थी कि इकट्ठा कर मोदी आने के बाद ही एक लाभार्थियों की फौज खड़ी हो, इससे पहले भी एक लाभार्थियों की फौज थी। ये खाली नैरेटिव की बात है कि अब आप बोल रहे हो कि फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं। कौन नहीं दे रहा था? इससे पहले भी फ्री आवास मिल रहे थे, नहीं आवास राशन नहीं मिल रहे थे, राशन मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे? बीपीएल कार्ड होता था कि नहीं होता था? योजना चल रही थी, बीपीएल कार्ड मिलते थे, सारी चीजें थी। लेकिन जब से आधार से लिंक हुआ है, केवाईसी हुआ है, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। एक टाइम पे राजीव गांधी ने बोला था हम दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं और 15 पैसे लोगों तक जो है वो पहुंचता है, यानी कि 85 पैसे का जो है वो घालमेल हो जाता था दिल्ली से लोगों तक पहुंचते। आज ये टेक्निक है डीबीएस के जरिए, उस टेक्निक की जनक कौन पहुंच रहा है, तो बेनिफिशियरी वोट देगा ना बीजेपी। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं इस टेक्निक की जनक बीजेपी है? ये वही बीजेपी वाले लोग थे जब राजीव गांधी ने कंप्यूटर की बात करी थी, बैलगाड़ी पे बैठ के संसद पहुंचे थे। देखिए, आधार कांग्रेस ने दिया, सब जानते हैं। यूपीआई जो शुरू हुआ वो कांग्रेस के जमाने में शुरू हो गया था, मनमोहन सिंह ने उसका काम आगे बढ़ाया था। लेकिन क्या होता है भैया, जो मैच जिताता है उसी की जय जयकार होती है। गौतम गंभीर के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है 2011 आप में। गौतम गंभीर के बहुत बड़े फैन लग रहे हैं, हमेशा गौतम गंभीर। धोनी की बात होती है कि धोनी ने जिताया। लेकिन विजेंद्र, ये भी तो है कि जैसा कि आशीष ने ये बात कही कि जिस तरह से फ्री राशन दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, तो मेरा कहना यही था कि जिस तरह से टैक्स बढ़ रहा है मिडिल क्लास लोगों पे, तो उसका भार जो मिडिल क्लास लोग हैं वो चुकाते हैं। रेवड़ियां बांटते हैं राजनीतिक दल, चाहे मोदी हो, केजरीवाल, कोई भी हो, 80 करोड़ दें, बिजली दें, फ्री दें, उसका हिसाब तो हम चुकता कर रहे हैं ना मिडिल क्लास के लोग। नहीं, इसके लिए अलग अलग पहलू है। अगर आप इसको कर दोगे कि मिडिल क्लास पे जो जीएसटी पड़ रहे हैं, टैक्स पेयर्स है, उन पे जो भार बढ़ रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार आम आदमी नहीं है। आपने मतलब एक बड़े वर्ग को जो आम जन सुविधाओं से तमाम सालों तक दूर रहा है, उनको रेवड़ियां बांटी है, तो आपने कभी ना कहीं उनकी उपेक्षा की, आपने ध्यान ही नहीं दिया उसे सालों तक। अब आप ध्यान दे रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं भरपाई तो करनी पड़ेगी उसे। ये मैनेजमेंट पे सवाल है, ये सवाल नहीं है आम टैक्स पेयर्स के लिए। वो मतलब दुश्मन नहीं है जिसके लिए वो टैक्स जहां से निकल कर आ रहा है पैसा, फ्री रेवड़ी वाला। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं उसका कितना इम्पैक्ट होगा, आप इम्पैक्ट देखिए
कि यात्रा मणिपुर से शुरू हुई, जहां जहां उनके घटक दल थे। ममता बनर्जी ने बोला हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिहार में नीतीश कुमार छोड़ के चले गए, जो कि उसके संस्थापक जिन्होंने शुरू किया। पंजाब ने बोल दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, दिल्ली में देखते हैं क्या होगा, एक सीट दे देंगे। आप इक्वेशन पूरी देखिए। इक्वेशन तो कांग्रेस पार्टी के पास क्या है, एक लार्जर पिक्चर थी। वो छोटे मोटे सेक्रीफाइस करके सबको एकजुट रख सकती थी, लेकिन हुआ क्या, जयंत चौधरी चले गए। यूपी में आप निकाल रहे हैं, यात्रा को छोटा करना पड़ा है। सबसे बड़ी मजबूरी कांग्रेस की ये है कि जन समर्थन नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी यात्रा है जो नीरस है बिल्कुल। आप देखिए कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। भीड़ तो जुट रही है, लेकिन भीड़ कैसे जुटती है? जनसभाओं में भीड़ कैसे, सुनने के लिए भी भीड़ कैसे कहते थे कि लोग मुझे सुनने आते हैं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते। भीड़ जुट रही है, लेकिन जनाधार में तब्दील नहीं हो रही है। लेकिन इसके पीछे तमाम बड़ी वजह है कि एक पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी भारत की, लेकिन अब उससे सिमट कर रह गई है। उसके पीछे कैडर की भी वजह हो जाएगी। तमाम मुद्दों को ये भुना नहीं पाए वक्त रहते हुए। तो अब ये जैसे कि मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने एक अच्छा कदम किया था, माफ कीजिएगा, एक अच्छा स्टेप चला था कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया। लोग कहते हैं कि गांधी परिवार के बाहर रिमोट कंट्रोल वाला अध्यक्ष। हाँ, रिमोट कंट्रोल वाला है, वैसे वो भी है। जैसे नड्डा है, जेपी नड्डा को मतलब आप कह रहे हैं रिमोट कंट्रोल से? इसमें तो कोई जेपी नड्डा रिमोट कंट्रोल से नरेंद्र मोदी के बिना वो कोई फैसला ले सकते हैं? इतनी हिम्मत है जेपी नड्डा में? तो आप बेहतर जानते हैं। नहीं, आप दोनों का राय मैं जानना चाहूंगा इस मुद्दे पर। क्या होता है, पार्टी का अपना एक इकोनॉमिक्स होता है, वो डिजाइन होती है, हायरार्की उसके हिसाब से बनाया जाता है। फैसला कौन लेगा नहीं होगा ये सब जनता डिसाइड करती है। जनता अगर मोदी जी को प्यार दे रही है तो बीजेपी को उनकी बात माननी पड़ेगी ना, क्योंकि सत्ता तो मोदी जी के भरोसे आई है, नड्डा जी के भरोसे नहीं आई है, अमित शाह के भरोसे नहीं आई है, नितिन गडकरी के भरोसे नहीं आई है। जनता को का प्यार जो है वो मोदी जी को मिल रहा है। तो मतलब जवाबदेही मोदी जी की जनता से है सीधे, तो जिससे जवाबदेही जनता की है वो फैसले लेगा, वो फैसले लेगा। नहीं, वो जनता का प्रतिनिधि हो गया, जनता का प्रतिनिधि हो गया। वो आप डिफरेंस सेट करेंगे ना। आशीष, कई बार ऐसे नेता होते हैं जो अपनी पार्टी से बड़े हो जाते हैं। उसमें आप नाम जोड़ लीजिए इंदिरा गांधी का, उसमें आप नाम जोड़ सकते हैं जवाहरलाल नेहरू का। ये लोग अपनी पार्टी से बहुत बड़े हैं। मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी से बड़े थे, मायावती आज भी अपनी पार्टी से बड़ी हैं। जो वो बोलती है वो होता है। अखिलेश आज उस पोजीशन में है कि वो अपनी पार्टी से बड़े हैं। आप बताइए कौन है प्रदेश अध्यक्ष यूपी का? यूपी के लोगों को नहीं पता होगा कि सपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है सबको पता है। उत्तम जी हैं, आपको भी पता है, आपको भी पता है, नरेश उत्तम। लेकिन जो भी हो, कोई भी हो, बड़ा नेता हो, वो पार्टी से अगर बड़ा उसका मान लीजिए कद है भी, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जो चाहे वही होगी, उसी की बात सिर्फ चलेगी पार्टी में। आज न कल तो उसको जाना ही है। लेकिन मैं फिर से सवाल पे आ रहा था आशीष, जैसा कि बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, ये भारत तोड़ो यात्रा है, और ये राहुल गांधी की छवि जो पप्पू वाली इमेज है उसको बस सुधारने के लिए यात्रा इसका आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के नेता तो तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। कल डिप्टी सीएम साहब बोल रहे थे कि मैं उसी पे आने वाला था, ये छद्मवेशधारी हैं, ये कोर्ट पर जनेऊ पहन लेते हैं। तो ये तो जातिगत टिप्पणी होती रहेगी, ये आरोप की सियासत है, लेकिन मुद्दों से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। अब जब जातिगत आप देखोगे कि ओबीसी वर्ग को सेट करने की बात थी, आरएलडी को बात थी, आरएलडी भी छिटक गया इनके हाथ से। अब ओबीसी और जो पीडीए का नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव लगातार कि पिछड़ा दलित अगड़ा की राजनीति, तो ये एक बड़ा वोट बैंक है जिसके खाते जो इन्होंने कहा था कि आखिर अखिलेश की सुन क्यों रहे हैं। अखिलेश की इसी वजह से सुन रहे हैं। उन्हें उम्मीद लग रही है कि अखिलेश यादव मोर्चा लेकर चल रहे हैं कि पीडीए इनके पास आ जाएगा, लेकिन अखिलेश की अगर सच में इतनी हैसियत होती कि पीडीए उनके साथ होता तो उन्हें कांग्रेस से गठबंधन करने की जरूरत क्यों पड़ती। आपने जिक्र ब्रजेश पाठक का किया। कल उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा कि ये ऐसे बहरूपिया लोग हैं जो कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। तो आशीष जरा बताइए, ये राहुल गांधी का धर्म क्या है? देश जानना चाहता है। राहुल गांधी की वंशावली के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये पूरा खेल शुरू होता है कि एक मतलब पूरे सिस्टम से आई है। राजकौल से शुरुआत होती है, जिसके बाद मौसाराम नेहरू, फिर आते हैं एक और उनके जो बेटे होते हैं, फिर उनके नाम आता है गंगाधर नेहरू का, फिर आते हैं मोतीलाल नेहरू, फिर आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद आते हैं फिरोज खान, फिर राजीव गांधी, फिर राहुल गांधी। अब बात यह है कि बात ये उस वक्त की है 1700 नहीं मुस्लिम नहीं थे, पारसी से पारस क्या है? पारसी किसको कहा जाता है? पारस किसको कहा जाता है? तब का ईरान पारस था, ठीक है। तो बात शुरू होती है, पूरी बात होती है 1707 से शुरुआत, जब औरंगजेब का इंतकाल हो गया था। उस वक्त सत्ता पे मतलब कि सल्तनत पे आ गया था फर्रुखसियार, मुगल सल्तनत का अगला बादशाह। वो जाता है कश्मीर, ये जाता है 1707 के बाद दौरा करने। वहां पर एक पारसी और संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे, राजकौल।
उसके उनके उनसे उसकी बातचीत होती है, फारूक सियार उनको निमंत्रण देता है कि आप दिल्ली आइए, यहाँ पर रहिए और मेरे दरबार में शामिल हो जाइए। 1716 में राजकौर दिल्ली आकर बस जाते हैं और ये जिस जगह पे आके बसते हैं वो नहर के किनारे पे बसी होती है। वहाँ इनको मकान मिलता है, एक जागीर मिलती है। वहीं से शुरुआत होती है नेहरू सरनेम की। नेहरू कोई जाति नहीं है, ये नहर के किनारे रह रहे थे, इनकी जागीर वहाँ थी, वहाँ से इनको पड़ जाते हैं, नेहरू सरनेम मिल जाता है। फिर उनका जो पौत्र होते हैं उनका जिक्र होता है, मौसाराम नेहरू। मौसाराम नेहरू के पास जागीर रहती है। फिर क्या होता है कि इसी जमाने में तमाम तब्दीलियां होती हैं, अंग्रेज आ जाते हैं, ब्रिटिश काल की शुरुआत हो चुकी होती थी, फारूक सियार से जब सत्ता चली जाती तमाम जागीरें हड़पने लगते हैं। तो लास्ट जो जागीर सबसे मतलब जिसके पास थी वो थे मौसाराम नेहरू। उसके बाद उनके जो बेटे थे लक्ष्मी नारायण नेहरू, लक्ष्मी नारायण नेहरू के पास जागीर नहीं बची, अंग्रेजों ने हड़प ली। वो ब्रिटिश कंपनी में शामिल हो जाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बतौर वकील। फिर क्या होता है, 1857 का एक दौर आता है जब इनका पूरा का पूरा नेहरू परिवार जो था वो दिल्ली से ट्रांसफर हो जाता है आगरा। अब इसमें सबसे ये सब जो बातें लिखी हुई है जो मैं बोल रहा हूँ, नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में अपनी माई ऑटोग्राफी में लिख रखी, माई ऑटोबायोग्राफी बुक में लिख रखी है ये सब बातें। वहां पर जिक्र होता है गंगाधर नेहरू का। तब बताया गया है कि गंगाधर नेहरू दिल्ली के कोतवाल थे। अब नेहरू ने लिख रखा है कि जब 1857 की क्रांति हुई, तमाम दस्तावेज जो हमारे परिवार के थे वो कहीं ना कहीं छिटक गए या फिर खो गए, जिसकी वजह से जो वंशावली है वो बीच में कड़ियाँ टूट गई। लेकिन वहां पर उन्होंने जिक्र कर रखा है कि गंगाधर नेहरू जो मोतीलाल नेहरू के पिता थे, मतलब राहुल गांधी के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है, वो दिल्ली के कोतवाल रहे थे 1857 के दौर पे। लेकिन आप तमाम पुस्तकों के देखोगे अलग अलग थ्योरीज आएंगी। आप देखोगे एक लाहौर से पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1857 के दस्तावेज के आधार पर बनाई गई थी, उसके संपादक थे इकराम ने साफ तौर पर जिक्र कर रखा है जिन गंगाधर नेहरू को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि 1857 के बाद आगरा आकर बसे थे, वो कहीं भी दिल्ली के कभी भी कोतवाल नहीं रहे। इकराम की नज़र में दिल्ली का कोतवाल था काजी फैजुल्ला, और उससे पहले भी जो कोतवाल था दिल्ली का वो था मोइनुद्दीन था। अब ये तो बात हो गई कि भाई लाहौर का है कि पाकिस्तान बट गया, उसके बाद किताब आई तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। जामिया के एक प्रोफेसर हैं SS अजीजुद्दीन हुसैन, उन्होंने भी साफ तौर पे बोल रखा है कि उन्होंने जो हमारे जो भारतीय लेखा विभाग से यहाँ पे जो तमाम दस्तावेज हैं आज़ादी के बाद मिले 1857 को लेकर, उसके आधार पर उन्होंने लिखी है पुस्तक। उसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि उस वक्त कोतवाल जिनको बताया गया था कि गंगाधर नेहरू दिल्ली के कोतवाल थे, जो ग्रेट ग्रैंडफादर है राहुल गांधी के, दरअसल वो नहीं थे, उनकी जगह वही थे काजी फैजुल्ला। अब यहीं पर कड़ी फंसती है कि अब नेहरू जी बता रहे हैं, किताब में बताया जा रहा है कि वो गंगाधर नेहरू हैं, लेकिन वहाँ बताया जा रहा है कोतवाल भाई कोई और है। फिर उसके बाद तो सबको पता ही है, फिरोज खान से शादी हुई इंदिरा गांधी की, और फिर गांधी जी ने सरनेम दिया, और तमाम फिर ऐसे आरोप सियासत शुरू मेरी राय जुदा है, वंशावली में जाने की जरूरत नहीं है। आदमी ये तो मुद्दों से भटकाने वाली बात है। हाँ, अगर आदमी कर्म कर रहा है, क्योंकि अगर आप इतिहास है, देखो राजीव गांधी थे, राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए, लोगों ने विरोध किया कि भैया ये लेके आ रहे हैं, बेरोजगारी होगी। आज सबसे ज्यादा नौकरी IT सेक्टर में लोगों को मिल रही है। वो विजनरी थे। राहुल गांधी अपना विजन शेयर करे, वो ही नहीं पूछेगा कि फिरोज गांधी के दत्तक पुत्र है या उनके वारिस है या फलाना है ढिमाका है, लोगों को कोई मतलब नहीं है भाई। लेकिन राहुल आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लोगों को कोई मैटर नहीं करता किसका बेटा क्या है, लोग क्या बात नहीं बात है कि आपके अपोजिशन में है कौन। राहुल गांधी के अपोजिशन में ऐसी पार्टी है जो छोटे छोटे मुद्दों को भी भुना के बहुत बड़ा बना देती है, लेकिन उनके सामने कौन है, मोदी। अब उनको राहुल गांधी भुना ही नहीं पाते, वरना तो एक जो बड़े नेता है जिन्हें विश्व का सबसे बड़ा नेता माना है, उनमें गिनती हो रही है विश्व के सबसे बड़े नेताओं में, उनको लेकर एक किताब आई थी, अरुण जेटली साहब ने उसको लॉन्च भी किया था, जिसमें बता रहे कि बचपन में वो जाते हैं समंदर किनारे और एक मगरमच्छ पकड़ के ले आते हैं। समझ रहे होगे आप किसकी बात हो रही है, बार मुद्दा, लेकिन उसको नहीं बुना पाए। सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो उस दौर में कांग्रेस की ओर से खेल रहे हैं जब सामने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जितनी थी ना, हर मैच जीतती थी, तो बीजेपी वो ऑस्ट्रेलिया है जो हर मैच जीत रही है। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से देखा जाए तो राहुल गांधी के लिए बहुत टफ पिच है। टफ इसलिए भी है क्योंकि मोदी जी जो है ऑस्ट्रेलिया को जब भारत ने धोया है और हर मुद्दे सॉल्व कर रहे हैं विचारधारा के। 370 उन्होंने सॉल्व कर दिया, उन्होंने राम मंदिर का इतना बड़ा नहीं आपने आप बीजेपी को ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को जब धोया एक युवराज नहीं धोया है। चाहे आप 2011 का वर्ल्ड कप जो नॉकआउट राउंड में बाहर किया था, और चाहे 2007 का वर्ल्ड कप ढूंढ लो, सेंचुरी नहीं कुछ 66 या 60 रन बनाए थे, तो अगले युवराज ही धोएगा।
मैं राहुल गांधी ने बोला, युवराज दो। गांधी परिवार की मैदान में युवराज सिंह होना पड़ेगा आपको, मैदान में युवराज सिंह होना पड़ेगा। आप क्रिकेटर युवराज सिंह बनेंगे ना तो आपकी पार्टी जीतेगी, वरना नहीं जीत पाएगी मेरे दोस्त। सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के साथ ये है कि वो एसी कमरों में बैठकर जो है राजनीति करते हैं उसके लोग, उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। और ये आज राहुल गांधी बीजेपी वाले इसके सड़क पर सड़क बैठ के करते हैं। बीजेपी की वजह से आए। राहुल गांधी तो छुट्टी मनाने चले जाते नहीं, थे। आपकी नजर में तो कांग्रेस तभी तस्वीर में आई है राजनीति की जब बीजेपी आई है। देखिए, जो बहुमत की सरकार है ना वो बीजेपी की आई है, क्योंकि राजीव गांधी के बाद से किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि उसने 10 साल अलायंस के साथ सरकार चलाई, मनमोहन सिंह ने। तमाम तरह के भ्रष्टाचार हुए जो साबित नहीं हुए, लेकिन जो नैरेटिव है वो बिल्ड किया गया। अगर केजरीवाल का उदय हुआ तो कैसे हुआ? वो यूपीए के करप्शन की वजह से सत्ता में आए। और नहीं, केजरीवाल के पीछे जाएंगे तो दिल्ली में बीजेपी कमजोर थी, इस वजह से भी केजरीवाल साहब आ गए। अब जैसे नहीं, बात हम गांधी परिवार की कर रहे थे, तो गांधी परिवार की जब बात हो और रायबरेली और अमेठी सीट की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। सोनिया गांधी ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भर दिया है। इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी कह रही है कि वो डर गई है सोनिया गांधी, इसलिए राज्यसभा से नामांकन भरा। और अमेठी में भी 2019 के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ था जब कांग्रेस का कोई अध्यक्ष पद पर रहते हुए 140 साल में चुनाव हार गया था। तो आप दोनों से मैं एक फाइनल क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा कि सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट जो छोड़ी है, क्या वाकई में सोनिया गांधी नहीं, उसके नहीं डरने की बात नहीं है कि वो पिछली बार भी सीट जीती थी, उनके अपेक्षाकृत कमजोर उम्मीदवार उनके खिलाफ उतरे हुए थे। अब उनका शारीरिक स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है, जिस चक्कर में वो राज्यसभा चली गई। वो सक्रिय राजनीति से वैसे भी विजन दूर बनी हुई है इतने दिनों से लगातार। वोट का आंकड़ा लेकिन विजन से काफी कम हो गया था। मेरा मानना यह है कुछ चीजें सिंबॉलिक होती है। अगर वो राज्यसभा चली गई है तो बीजेपी जो उसका कैलकुलेशन कर रही है ना, बीजेपी ये कैलकुलेशन कर रही है कि कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है, चुनाव बीजेपी बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। मोदी जी ने बोला हमारे 370 और एनडीए 400 पार। तो ये मान के चलिए ये एक सेल्फ गोल है। भले ही वो चुनाव हारती जीतती, लेकिन उनको मैदान में रहना था। वो कैंपेन करने नहीं भी जाती तो भी जीत जाती, इतना बड़ा कद है उनका। लेकिन अगर वो चुनाव ना लड़के राज्यसभा जा रही है, पहली बार राज्यसभा जा रही है, तो ये मान के चलिए कांग्रेस ने अपनी नहीं, कुछ नए नेताओं को मौके दे रही है। नए नेता वैसा ना हो जाए अमेठी जैसा हाल। नेता है कहां? अगर नेता तो 20 से निकल के आते हैं, हम लोग के 20 से आते हैं। रायबरेली से चुनाव लड़ती है तो उनके लिए राह उतनी ही मुश्किल होगी जितनी अमेठी में राहुल गांधी के लिए 2019 में मुश्किल। तो चलिए अब ये देखना होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या राहुल के उस कुनबे को जोड़ पाती है और कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में 273 के उस जादुई आंकड़े को क्या पार कर पाती है। और अगर ऐसा होगा तो वाकई ये इतिहास बन जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।